Hi everyone. Today's video is about the second part of the development of placenta. फर्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ पार्ट कवर कर चुके हैं। आप सब लोग इससे अवेयर हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इनिशियल जो 2 पार्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिडुआ, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। So the third concept is development of placental membranes, that is amnion and chorion. उनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम देखें। तो ये जो फिगर है ये शो कर रहा है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो इज लाइक अ बॉल, पहले ही हम लोग बता चुके हैं, बॉल की तरह होता है, यूट्राइन वॉल में जाके एम्बेड हो जाता है। तो अगर इसको हम एक बॉल की तरह समझें और सब, तो फिर उसके ऊपर की जो लेयर्स है, बाहर से अंदर की तरफ अगर चलेंगे तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या मिलेगी, ब्लैक कलर की, वो मिलेगी ट्रोफोब्लास्ट। तो ये वाला ब्लास्ट इम्प्लांटेशन कौन सी स्टेज पे होता है, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट देन ग्रेजुअली डेवलप्स इनटू गैस्ट्रोला। अब ये गैस्ट्रोला क्या होता है, तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन के बाद सिंगल सेल जाइगोट बना, उसके बाद उसका डिवीजन हुआ जिसको कि हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। डिवीजन के बाद या क्लीवेज के बाद मोरुला बना। मोरुला में फिर एक सिंगल कैविटी डेवलप करी जिसको कि ब्लास्टोसील बोल रहे थे। तो उस स्टेज पे एम्ब्रियो को हम लोगों ने बोला ब्लास्टोसिस्ट। फिर अब क्या होगा, अब इस ब्लास्टोसिस्ट में सिंगल कैविटी थी, अब इसके बाद एक कैविटी यहाँ पे और बन जाएगी। तो जो ब्लास्टोसील थी वो आगे चल के योगसाक बनाने वाली है। एक फिर उसके बाद एक कैविटी और डेवलप हो जाएगी जिसको कि बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर की फीटस डेवलप करता है। तो ये वाली स्टेज जो डेवलपिंग एम्ब्रियो की है, मतलब 2 कैविटी वाली स्टेज जो है वो, प्लस इसके अंदर 3 जर्म लेयर्स भी दिखेंगी। इस स्टेज पे हम इसको बोलते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो को गैस्ट्रोला। अब ये कैसे बनती है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्लेसेंटल डेवलपमेंट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो होता क्या है, जो सेल्स ऑफ द ट्रोफोब्लास्ट है, सबसे बाहर वाली ब्लैक कलर की लेयर, तो cells of the trophoblast of gastrula give rise to a mass of cell known as extra embryonic mesoderm। ये जो ग्रीन कलर की जो लेयर है इसको बोल रहे हैं हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म। अब बिकॉज ये पहले सबसे पहले बन जाती है इसलिए इसको प्राइमरी मेजोडर्म कहते हैं। इसके कहने के पहले के पीछे एक रीज़न है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इसलिए कहते हैं क्योंकि एक मेजोडर्म अभी और बनने वाली है जो कि एम्ब्रियो के अंदर बनेगी। ये वाली मेजोडर्म बाहर बाहर एम्ब्रियो के बाहर है इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म। प्लस ये सबसे पहले बनती है इसलिए इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेजोडर्म, प्राइमरी मेजोडर्म। अब जो एम्ब्रियो के अंदर बनेगी उसको हम लोग बाद में बोलेंगे इंट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म, और ये बाद में बनेगी इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मेजोडर्म। वो बात की बात है, अभी फिलहाल के लिए ट्रोफोब्लास्ट ने अपने अंदर के साइड में एक सेल का मास सिक्रीट किया, दैट इज नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म, ये जो ग्रीन वाली लेयर है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म ने अब क्या किया, जो डेवलपिंग एक साइड में एमनियोटिक कैविटी है और अपोजिट साइड में जो प्राइमरी योगसाक है उसको ट्रोफोब्लास्ट से सेपरेट कर दिया। ट्रोफोब्लास्ट अब थोड़ा दूर हो गई है और बीच में एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म आ गया है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म थी उसमें a number of small cavities will appear in the extra embryonic mesoderm। तो पहले क्या होगा, छोटी छोटी स्मॉल फ्लूइड फिल्ड कैविटीज डेवलप करेंगी, उसके बाद ये सारी कैविटीज मिल जाएंगी और एक खाली सा स्पेस चारों तरफ बना देंगी। सो दीज कैविटीज लेटर कोएलेस टुगेदर टू फॉर्म द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। तो क्या होगा, जो खाली स्पेसेज हैं वो एक आपस में एक दूसरे से मिलके एक कंटिन्यूअस सा एक खाली स्पेस बना देंगे। तो कोई भी सीलोम का मतलब होता है खाली स्पेस, कैविटी। तो ये स्मॉल स्मॉल कैविटीज मिल करके एक एम्ब्रियो के चारों तरफ, ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो बॉल लाइक है उसके चारों तरफ एक खाली सा स्पेस बनाएंगे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेजोडर्म के अंदर, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ये जो व्हाइट वाला पोर्शन ग्रीन कलर के अंदर में, ग्रीन कलर की मेजोडर्म के अंदर दिख रहा है।
तो अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है वो दो लेयर्स में डिवाइड हो जाएगी। एक जो इस सिलोम के ऊपर में है ये वाला, और एक जो इस सिलोम के नीचे है तो ये वाला, जिसमें कि थोड़ी सिरेटेड सी लाइनिंग्स बनी हुई हैं। तो जो बाहर वाली लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं सोमैटोप्लूरिक लेयर। आई थिंक वो नेक्स्ट स्लाइड में है, देखते हैं हम। So, due to the formation of extra-embryonic coelom, extra-embryonic mesoderm splits into two layers. तो जो part lining the trophoblast is called somatopleuric layer और parietal layer of extra-embryonic mesoderm. तो ये बाहर में ब्लैक कलर सिंगल लाइन इज ट्रोफोब्लास्ट, और उसके नीचे ये जो सिलोम के ऊपर और ट्रोफोब्लास्ट के नीचे जो लाइनिंग है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की, इसको हम लोग बोल रहे हैं सोमैटोप्लूरिक लेयर और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। फिर द पार्ट लाइनिंग द yolk sac इज कॉल्ड स्प्लैंचनोप्लूरिक लेयर और द विसरल लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो ये सिलोम के नीचे और योक सैक के ऊपर ये जो सिरेटेड वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज स्प्लैंचनोप्लूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो कहीं भी हमारी बॉडी का एक रूल है, जो बाहर बाहर की कोई भी लेयर होती है उसको हम सोमैटो वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो बॉडी के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर की लेयर या उनसे एडजेसेंट जो लेयर होती है उसके लिए हम लोग स्प्लैंचिनो वर्ड या विसरल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये बाहर वाली लेयर इज सोमैटोप्लूरिक, अंदर वाली लेयर इज स्प्लैंचिनोप्लूरिक। अब क्या होगा, अब यही दो लेयर्स जो होती हैं वो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स बनाएंगी। तो क्या होगा कि ये जो कोरियन है, दो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स हैं, कोरियन और एमनियन। तो कोरियन कहाँ से बनेगी, कोरियन विल बी फॉर्म्ड बाय सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म एंड द ट्रोफोब्लास्ट कवरिंग इट। तो ये जो बाहर वाली सोमैटोप्लूरिक लेयर है इसके नीचे तो सीलोम है, तो वो तो कोई लेयर है नहीं, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये ब्लैक वाली ट्रोफोब्लास्ट है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट प्लस इसके नीचे सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये मिलके बनाएंगे कोरियन। अब एमनियन कहाँ से बनेगी, एमनियन इस स्प्लैंचिनोप्लूरिक लेयर से कोई मतलब इसको नहीं है, जो एमनियोटिक कैविटी के एडजेसेंट वाली एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है। इस फिगर में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पे जहाँ पे एमनियोटिक कैविटी रहती है वहाँ सिलोम जो होता है वो जनरली यहाँ तक एक्सटेंड नहीं करता, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर एक सिंगल लेयर रहती है और इसको हम सिर्फ सोमैटोप्लूरिक लेयर ही बोलते हैं। तो जो एमनियोटिक कैविटी है, जो yolk sac की लाइनिंग थी वो तो ह्यूसर्स मेम्ब्रेन पिंक वाली थी, जो एमनियोटिक कैविटी है तो इसकी रूफ, इसकी कवरिंग जो है दैट इज फॉर्म्ड बाय रूफ ऑफ द एमनियोजेनिक लेयर। तो ये जो ब्लू वाली सिंगल लेयर है ये एमनियोजेनिक लेयर ऑफ द एमनियोटिक कैविटी होती है। सो एमनियन इज फॉर्म्ड बाय रूफ ऑफ एमनियोजेनिक लेयर consisting of amniotic cells and somatopluric layer of extra embryonic mesoderm। तो ये फिगर जहाँ से लिया गया है वो ऐसा का ऐसा ही है, बट डोंट बी कंफ्यूज कि ये नीचे वाली अगर अंदर है लेयर तो ये स्प्लैंचिनोप्लूरिक यहाँ भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये वाली लेयर में सिरेशंस नहीं है, दैट मीन्स कि ये सब पूरी की पूरी सोमैटोप्लूरिक लेयर ही है, बट जो yolk sac जहाँ पे है वहाँ पे इसका डिवीजन है सोमैटोप्लूरिक और स्प्लैंचिनोप्लूरिक लेयर में। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि जो कोरियन है वो ट्रोफोब्लास्ट प्लस उसके नीचे की जो सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म है उससे बनेगा, और जो एमनियन है वो सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म प्लस जो एमनियोटिक कैविटी की एमनियोजेनिक लेयर है उससे फॉर्म। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नाउ कम टू द फॉर्मेशन ऑफ कोरियन फ्रंडोसम, जो कि फीटल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा को बनाता है। अब ये वाला फिगर हम लोग जब कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिडुआ पढ़ रहे थे उस समय भी ऐसा कुछ दिखा था, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था हम लोगों ने कोरोनल सेक्शन ज़्यादा डिस्कस किया था। और ये क्या है, ये है यूट्रस का ट्रांसवर्स सेक्शन। सपोज
यूट्रस आपके सामने ऐसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखा हुआ है, तो अगर हम उसको वर्टिकली कट करेंगे तो दैट विल बी कोरोनल सेक्शन, जिसको कि हम लोग डेसिडुआ पढ़ते समय डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर वो एक सपोज एक लौकी की तरह खड़ा हुआ है, तो उसको हम लोगों ने बीच से कट करके 2 कर दिया और फिर ऊपर से देख रहे हैं, तो वो होगा ट्रांसवर्स सेक्शन। वो अगर देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो वो कुछ ऐसा ही दिखेगा। तो येलो वाली पूरी की पूरी जो लेयर है, ये है डेसिडुआ। ये यहाँ एम्ब्रियो के नीचे वाली डेसिडुआ बेसालिस, एम्ब्रियो के ऊपर कैप्सूल की तरह जो है डेसिडुआ कैप्सुलारिस, और ये वाइट पोर्शन यूट्राइन कैविटी है। तो उसको जो लाइन करती हुई रेस्ट ऑफ द डेसिडुआ है, दैट इज डेसिडुआ पैराइटालिस। तो क्या होगा, एम्ब्रियो इज लाइक अ बॉल, और बॉल के ऊपर जैसे सन इज ऑल्सो लाइक अ बॉल, तो सन से रेज निकलती हैं रेडिएटिंग सी, ऐसे ही जो एम्ब्रियो है उससे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं। सो ड्यूरिंग द फर्दर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अराइज फ्रॉम कोरियन। अब कोरियन हम इसीलिए पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब मैं ये बोलूं कि ये कोरियन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं, तो आप लोग को ये ना लगे कि ये कहाँ से बीच में कोरियन आ गया, इसलिए मैंने प्लेसेंटल मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट पहले कवर किया है। तो कोरियन इज एवरीबडी नोज नाउ आई थिंक कि ट्रोफोब्लास्ट एंड अंडरलाइंग सोमैटोप्लूरिक लेयर ऑफ द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो वहां से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं इनटू द डेसिडुआ, ये सारे के सारे डेसिडुआ एम्ब्रियो को सराउंड कर रही है चारों तरफ से। तो इस कोरियन से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल के डेसिडुआ के अंदर जा रहे हैं। दीज आर नोन एज कोरियोनिक विलाई। विलाई मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और कोरियोनिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये कोरियन से निकल रहे हैं। तो शुरुआत में क्या होता है, कोरियोनिक विलाई इनिशियली आर फॉर्म्ड ऑल अराउंड द कोरियोनिक सैक। तो ये अगर कोरियोनिक सैक है, तो इसके चारों तरफ इक्वली आप देख रहे हैं, चारों तरफ इक्वली कोरियोनिक विलाई डेवलप हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, एज द कोरियोनिक सैक इनलार्जेस, ये जो यहाँ पे इतना बड़ा एम्ब्रियो था, यहाँ पे पूरा सैक थोड़ा बड़ा हो गया है। तो एज द कोरियोनिक सैक इनलार्जेस, कोरियोनिक विलाई इन रिलेशन टू डेसिडुआ कैप्सुलारिट गेट कंप्रेस्ड एंड डीजेनरेट। तो ये वाला पोर्शन जहाँ पे डेसिडुआ कैप्सुलारिस है, यहाँ पे जो कोरियोनिक विलाई है ये प्रेस हो जाएंगे कैप्सुलारिस के अगेंस्ट, और एक स्मॉल सी बस इनकी लेयर छूट जाएगी। तो so this part of the chorion, it will become smooth and it is now called as chorion levi। तो ये वाला जो इस पोर्शन है इसको बोलते हैं chorion levi, because the chorionic villi has left leaving a small smooth layer। But chorionic villi in relation to decidua bassalis grow extensively into the decidua bassalis। तो जो decidua bassalis के साइड में जो chorionic villi हैं, वो खूब लंबे लंबे से ग्रो कर जाएंगे इसके अंदर। And this part of the chorionic villi is known as chorion frondosum। Okay, so this chorion frondosum is going to form the fetal portion of placenta। Now comes the formation of trabeculae and intervillus space। I think it's more than sufficient. I don't want to keep this video so long, so that this much concept is clear। प्लेसेंटल डेवलपमेंट बेसिकली दो जो सोर्सेस से हो रहा था उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब उसके बाद फर्दर प्लेसेंटा के अंदर उसके लोब्यूल्स बनने हैं, सर्कुलेशन डेवलप होना है, तो वो हम लोग कवर कर लेंगे, बट दिस मच शुड बी क्लियर। आई थिंक इट्स क्लियर। I will cover the rest in the next lecture। Thank you so much।